Okay, today we are going to start the new chapter. The name of that chapter is the atomic structure, and the topic of that chapter that will study about the subatomic particles. Subatomic particles. Let's move ahead with this topic. Okay, so beta, in the MOT section, is there any part left in your class, or whether we have done the electronic configuration? मुझे लगता है आप में कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने नहीं लिखी थी. यस और नो? यस मैम. यस मैम. से वो थोड़ा सा पेंडिंग वाला पोर्शन दोबारा देख लो, उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे नए. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हाइड्रोजन से लेके नाइट्रोजन तक का जो सीक्वेंस है वो था सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, pi 2px, pi 2py, sigma 2pz, this is the sigma 2pz, then is the pi star 2px, pi star 2py, and in the last is the sigma star 2pz. This is a sequence. Everybody knows the sequence or not? Yes ma'am. Yes. You are aware of this sequence now? Yes. Okay. Yes. And this sequence we have to follow till the, कहाँ तक follow करना है बेटा हमें? 14 इलेक्ट्रॉन. देखो हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो सिंगल नाइट्रोजन एटम में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और मॉलिक्यूल में 14 है. तो थोड़ा सा इसे स्पीड से कर लेते हैं बिकॉज इट इज क्वाइट इजी नाउ. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स वुड बी देयर, है ना? 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहले हियर यू हैव टू जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड. जहाँ पे P भी लिखा है ना बेटा, वहां पे भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल करने हैं बिकॉज P में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, बट यहाँ पे हमने P को 3 में स्प्लिट अप कर लिया है, Px, Py एंड Pz. ठीक है, तो हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पहले हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे सिग्मा 1s में, यहाँ पे 2 आ जाएगा. ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. और एक हमारे पास टर्म होती है BO. BO का मतलब होता है बॉन्ड ऑर्डर. ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं. बॉन्ड ऑर्डर होगा हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग. NB हो गया आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग, एंड NA हो गया आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग. एंटी बॉन्डिंग. एंड नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इंफॉर्मेशन. क्या मिलता है हमें बॉन्ड ऑर्डर से? व्हाट इज द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द बॉन्ड ऑर्डर? रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द बॉन्ड ऑर्डर, सबसे पहले तो ये बताएगा नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बारे में. कितने बॉन्ड्स हैं दो एटम्स के बीच में? 1 है तो 1, 2 बॉन्ड ऑर्डर आया तो 2, नहीं तो 3, ऐसे. और सेकेंडली बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होगी बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर. जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी. एंड थर्ड इज द बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ का मतलब है कि बॉन्ड कितना लॉन्ग होगा. सिंगल बॉन्ड ज्यादा लॉन्ग होता है, जैसे डबल और ट्रिपल होता है इसकी मल्टीप्लिसिटी बढ़ती है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ. ठीक है. यस, रेजोनेंस से भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, सही है. Okay, Muskan, let me check it out, then we'll tell you. Okay ma'am. So this is the information that is given by the bond order. और हाइड्रोजन के केस में 2 के 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं,
तो इफ द टू इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड एंड देन द बॉन्ड ऑर्डर, पहले तो इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर भी लिखना सीखो बेटा। अगर दो के दो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर होगा डायामैग्नेटिक। ठीक है, मैग्नेटिक कैरेक्टर मींस जब इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो चीजें रिपेल करती हैं वहां पे उसे बोलते हैं कि ये डायामैग्नेटिक है। अगर अट्रैक्शन होता है तो पैरामैग्नेटिक है। और पैरामैग्नेटिक कैसे देखते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। अब इसके डायग्राम वैसे तो देखो मल्टीपल चॉइस में तो नहीं आएगी, बट अगर आपके स्कूल में मतलब स्टेट बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में है तो वहां पे पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे आपको एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिखना होता है, सिंपल हाइड्रोजन एटम लिखना होता है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, एक एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो दो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे आएंगे। ये सिग्मा 1s है और ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। ओके बेटा। यस आकाश, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं रेजोनेंस से। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको सिखाया तो था बेटा, जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं उनमें से कोई दो एटम को पकड़ के उसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स गिन के डिवाइडेड बाय टोटल। अगर आपको याद आ गया तो ठीक है, अदरवाइज जब मैं पोल का क्वेश्चन लूंगी देन आई विल टेल यू। मुझे एक बार फिर से रिमाइंड करा दो, ठीक है? यस मैम। एक हमारे पास है H2 प्लस और एक हमारे पास है H2 माइनस। हाइड्रोजन प्लस अगर हो जाएगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 1, हाइड्रोजन माइनस अगर हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3। जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये सिग्मा 1s1 है और ये पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर आप H2 माइनस लिखोगे तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले दो सिग्मा 1s पे जाएंगे, नेक्स्ट एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। ठीक है, और ये भी पैरामैग्नेटिक है क्योंकि कोई एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आपको स्पेशली आउटर मोस्ट शेल में दिखाई दे रहा है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। बॉन्ड ऑर्डर पे अगर आप जाओगे तो दिस इज 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। 1/2 बॉन्डिंग में 1 है, एंटी बॉन्डिंग में 0 है, तो दिस कम्स आउट टू बी 1/2। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग इन 2, एंटी बॉन्डिंग इज 1, दिस कम्स आउट टू बी 1/2 अगेन। तो बॉन्ड ऑर्डर दोनों का सेम है। बॉन्ड ऑर्डर से ना स्टेबिलिटी भी पता लगती है। ठीक है, मतलब जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी भी होगी मॉलिक्यूल की। सीधी सी बात है, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, वो ज्यादा स्टेबल है। डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए, सिंगल बॉन्ड में और कम चाहिए। तो यहाँ पे तो बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ऑल्दो द बॉन्ड ऑर्डर इज सेम। तो इसका आंसर है कि H2 प्लस का अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखा जाए तो दैट इज मोर इन कंपैरिजन टू द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द H2 माइनस। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द हाई बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द H2 प्लस? रीजन बिहाइंड द हाई बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द H2 प्लस इज दैट H2 प्लस में इलेक्ट्रॉन जाते हैं सारे बॉन्डिंग में, और बॉन्डिंग हमेशा लो एनर्जी का होगा, आपने डायग्राम में भी देखा है, और एंटी बॉन्डिंग हमेशा हाई एनर्जी का होगा। बॉन्डिंग में हमेशा अट्रैक्शन होती है, एंटी बॉन्डिंग में हमेशा रिपल्शन होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट है, तो जो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट होगा वो सिस्टम को क्या कर देगा, हाई एनर्जी कर देगा। हाई एनर्जी का कर देगा तो वो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। बाकी इसके डायग्राम वैसे तो कोई पूछेगा नहीं, बट पूछ भी ले तो आपको H और H प्लस बना देना है। एक साइड पे H है, एक साइड पे H प्लस है, मतलब खाली है, पर ओवरलैप तो दोनों करेंगे ना, तो डायग्राम बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे आप बना रहे हो। तो यहाँ पे सिग्मा 1s आ जाएगा, यहाँ पे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पे कोई नहीं आएगा। H और H नेगेटिव बनाओगे तो आपको जो जो मतलब आप वहां पे कर रहे हो ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, वो सेम आपको डायग्राम में करते जाना। दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा 1s जिसमें दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, और एक आ जाएगा यहाँ पे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s जिसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा। दिस इज हाउ द डायग्राम, बिल्कुल ठीक है। इज दैट क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन? यस मैम। उसके बाद बेटा He2 की बात है। He2 में आपने देखा होगा, मैं He2 और Be2 दोनों साथ साथ ले रही हूँ, आप घर जाके चेक कर लेना Be2 को भी। आई एम सेइंग अबाउट He2। He2 में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2। तो वैसे तो देख के ही पता लग रहा है कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ये स्टेबलाइज कर रहा है, ये उतना ही डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो इन दोनों की कैंसिलेशन हो जाएगी और इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा। बाकी आप फॉर्मूला भी लगाना है तो फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो, NB माइनस NA। तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें, व्हाट वुड बी द आंसर, 0। 0।
तो इसका आप डायग्राम बनाओगे तो दो, देखो हाइड्रोजन हीलियम के केस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हेयर ऑल्सो इन द केस ऑफ द हीलियम यू आर हैविंग द 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब दो दो इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेंगे तो क्या करोगे, whenever the two electrons combine, तो यहाँ पे बन जाएगा सिग्मा 1s, यहाँ पे बन जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। 2 electrons would be here, 2 electrons would be here. Same you can practice at home for the 8 electrons. वहाँ पे Be2 के केस में भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब होता है कि He2 does not exist। ठीक है, मतलब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब He2 प्लस करोगे तो वो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि H, अब ये कैरेक्टर कैसा है इसका, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर है। He2 प्लस के केस में आप चेक करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s1, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 नहीं आएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा। तो इज द क्लियर? यस मैम। उसके बाद बोरॉन है, B2 के केस में देख लेते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक बोरॉन में 5 होते हैं। तो दिस इज सिग्मा 1s2, दिस इज सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, दिस इज सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। यहाँ तक जाके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, 2 4 6 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स आर हेयर। अब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दिस इज π2px और π2py। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पहुंच के हमें एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर करवा देना, क्योंकि ये दोनों सेम एनर्जी के हैं। तो व्हेन यू गो फॉर कैलकुलेशन ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर 1/2, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लो 2 4 5 6, माइनस एंटी बॉन्डिंग के कैलकुलेट कर लो 4, तो दिस इज 1। तो B2 में बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा। एंड वन मोर थिंग इज कि इसकी जब डायग्राम बनानी है तो सिर्फ P वाला पोर्शन बनाना है। सिंपल बोरॉन देखो, एक एटम 1s2 2s2 एंड 2p1, तो इसके P में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो आपको सिर्फ P वाला डायग्राम पूरा कर देना। तो ये 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है, दिस इज अगेन 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बाकी आप इसको कैलकुलेट करोगे, कैरेक्टर इसका कह रहा कैसा आ गया, इसका कैरेक्टर आ गया पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले लो एनर्जी में आपके पास जाएगा π2px और π2py। जो आपके पास एनर्जी सीक्वेंस होता है, विद रिस्पेक्ट टू दैट ओनली यू हैव टू कवर इट। दिस इज सिग्मा 2pz, यहाँ पे आ जाएगा π2px एंड π2py, और यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। 2 इलेक्ट्रॉन्स आर हियर, तो ये यहाँ पे आ जाएंगे, दैट्स इट। ठीक है, कार्बन का आप अपने से कैलकुलेट करोगे। आई एम गोइंग टू डू द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के केस में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सीक्वेंस अभी भी यही है, 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, π2px π2py, एंड देन इज द सिग्मा 2pz। अब आप कैलकुलेट करो 14, 2 4 6 8 10 12 एंड 14, तो अभी भी सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके पेयर्ड हैं, तो आंसर आ जाएगा कि ये डायमैग्नेटिक है। ठीक है बेटा, अब उसके बाद इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करोगे तो यस, बॉन्डिंग में 2 4 6 8 एंड 10, एंटी बॉन्डिंग में आ गया 4, तो आंसर आ गया 3। तो 3 इज अ बॉन्ड ऑर्डर। 3 बॉन्ड ऑर्डर का मीनिंग क्या हुआ, 3 बॉन्ड ऑर्डर का मीनिंग हुआ, देखिए जी प्रीवियस स्लाइड में क्या देखना है, ट्रिपल बॉन्ड इज देयर इन नाइट्रोजन एटम्स। ओके, यस मैम। यस मैम। there is a triple bond between the 2 nitrogen atom, and regarding the diagram, डायग्राम में आप नाइट्रोजन एटम देखो पहले। नाइट्रोजन एटम में दिस इज अ 1s2 2s2 एंड द 2p3, तो इसमें 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द 2p ऑर्बिटल। So these are the 3 electrons in the 2p orbital. These are again the 3 electrons in the 2p orbital. Okay, and when you will combine them, the low energy we are having the π2px π2py, same diagram जो हमने अभी बनाई थी। Okay, and then is the sigma 2pz, then is the pi star 2px, pi star 2py, as then is the sigma star 2pz। अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करोगे, 1 2 3 4 5, व्हाटएवर यू हैव डन ओवर देयर ना, वो यहाँ पे भी करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहाँ कहाँ पे दिक्कत आ सकती है, मान लो तुम्हें एग्जामिनर ने N2 5 N2 प्लस या N2 माइनस के बारे में पूछ लिया,
तो N2 प्लस में रहेंगे 13 इलेक्ट्रॉन। तो आप इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन इसमें बॉन्डिंग में कम कर दोगे, तो 9 - 4/5 यानी कि 2.5 आंसर आ जाएगा। N2 माइनस में 15 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको एक इलेक्ट्रॉन आगे एंटी बॉन्डिंग में डालना पड़ेगा। तो 10 - 5/2 तब भी 2.5 आया, तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आता है। और जैसे पहले बताया था, एंटी बॉन्डिंग N2 नेगेटिव को डिस्टेबलाइज करेगा। अब क्वेश्चन कई बार बच्चे ये पूछते हैं कि मैम 14 इलेक्ट्रॉन्स तक ये वाला सीक्वेंस फॉलो करना है, तो नाइट्रोजन के N2 नेगेटिव के केस में कौन सा सीक्वेंस फॉलो होगा, ऑक्सीजन वाला या N2 वाला? द करेक्ट आंसर इज N2 वाला, बिकॉज जो आपका पेरेंट मॉलिक्यूल है, पेरेंट मॉलिक्यूल का जो सीक्वेंस होगा वही डॉटर आयंस का होगा। बाकी इसकी जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जाती है। ऑक्सीजन के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण उसकी s ऑर्बिटल्स अंदर को चली जाती हैं, न्यूक्लियस के पास हो जाती है, ज्यादा पेनिट्रेट हो जाती हैं, और उसका s pz से मिक्स हो जाता है, या ऐसे कह लो कि pz की एनर्जी कम हो जाती है उसमें, ठीक है ना, क्योंकि pz सिग्मा बॉन्ड बनाता है इसके साथ ओवरलैप होके। अब N2 नेगेटिव होने से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती थोड़ा ना है। N2 जब N2 नेगेटिव होगा तो एक इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से तो उल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, न्यूक्लियस की फोर्स कम होगी। तो इसलिए यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता कि ऑक्सीजन वाला सीक्वेंस फॉलो है। ऑलवेज आपको पेरेंट वाला सीक्वेंस फॉलो करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के केस में होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन्स। अब 16 इलेक्ट्रॉन्स जो आपके पास हैं, दैट इज सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। यहाँ पे चेंज है, सिग्मा 2pz को पहले लिखा जाता है, आफ्टर दैट इज pi 2px, here is the pi 2py, here is the pi anti bonding 2px, here is the pi anti bonding 2py, and here is the sigma anti bonding 2pz. This is 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, बिकॉज ये दोनों सेम एनर्जी के हैं। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट भी है। ऑक्सीजन के केस में क्या होता है, जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो तो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, तो इसलिए इसका आंसर पैरामैग्नेटिक आता है। अब एक्चुअली में ऑक्सीजन के नेचर पैरामैग्नेटिक ही है। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑक्सीजन को बोलती है डायमैग्नेटिक। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के केस में देख लो, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कभी भी अनपेयर्ड आ ही नहीं सकते, ऐसे लिखते हो, तो ऑल आर पेयर्ड। तो ये दिस इज अ फेलियर ऑफ वीबीटी, मतलब ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का फेलियर है, और इसको ओवरकम किसने किया है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। दूसरी बात, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर की जब आप कैलकुलेशन करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो उसमें भी 2, 4, 6, 8, 10 -2, 4, 6 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2 बॉन्ड ऑर्डर आता है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन में आपको पता ही है डबल बॉन्ड है। इसकी मैं डायग्राम नहीं बना रही हूँ, सब कुछ सेम है, एग्जैक्टली सेम, बस सिग्मा 2pz को डाउन लिख लीजिए। अब इसका क्वेश्चन ऐसे आता है कि O2 प्लस बन गया, O2 2 प्लस बन गया, O2 माइनस बन गया, और O2 2 माइनस बन गया। वैसे तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है कंप्लीटली। देखो, O2 प्लस में हो जाएंगे 15 इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस में हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव में हो जाएंगे 17 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18। और आप इसी फॉर्मूले से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के कैलकुलेट करोगे बॉन्ड ऑर्डर। बट इसका एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट इसका ये है कि अगर O2 प्लस है ना, तो जितना ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर है उसमें 0.5 प्लस कर दो, तो आंसर आ जाएगा 2.5। 2 प्लस है तो उसमें एक बार 0.5 फिर ऐड कर दो, तो आंसर आ जाएगा 3। O2 माइनस है तो जितना ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर है ना, उसमें से 0.5 माइनस कर दो, तो 1.5। अब 2 माइनस है तो एक बार 0.5 फिर माइनस कर दो, तो आ जाएगा आंसर 1। तो ये बॉन्ड ऑर्डर बिना कैलकुलेट किए, प्लस वाले में 0.5 प्लस और माइनस वाले में 0.5 माइनस करके आप आंसर निकाल सकते हो। अब इसके बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है O2 2 प्लस का, उसके बाद है बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस का, उसके बाद है बॉन्ड ऑर्डर O2 का, उसके बाद है O2 नेगेटिव का, और उसके बाद है O2 2 नेगेटिव का। अब बॉन्ड ऑर्डर का जो ऑर्डर है वही ऑर्डर होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का भी यही आंसर आएगा। बट उसने अगर ऑर्डर पूछ लिया बॉन्ड लेंथ का, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर इससे रिवर्स होगा। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. इस तरह से मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम या उसके आप क्वेश्चंस करते हो। एंड नाउ कुछ आपके पास हिट्रो होते हैं, वो मैं बता देती हूँ, बाकी नियोन और फ्लोरीन आप खुद से करके देख लेना।
जैसे आपके पास CN आ गया, अब आप देखो ना कार्बन में 6 और नाइट्रोजन में 7, 6 + 7 13 और -1 होगा तो 14। तो इस वाले केस में N2 वाला सीक्वेंस यूज करोगे और N2 वाले सीक्वेंस से आंसर दोगे। उसके बाद N और O, नाइट्रोजन में कितने होते हैं 7, ऑक्सीजन में 8, तो कितने आते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें ऑक्सीजन वाला सीक्वेंस फॉलो करोगे। ठीक है, तो हिट्रो वाले केस में इस तरीके से करना, बाकी सब कुछ सेम है। जब डायग्राम बनाते हैं ना, तो हिट्रो वाले केस में बस प्रॉब्लम इतना होता है डायग्राम में कि आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव को नीचे बनाना। तो दिस इज अबाउट द MOT। ये क्वेश्चंस आपको एक बार ध्यान से देख लेने हैं। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि मैंने लास्ट क्लास में कितना कराया था, इसलिए मैंने एक बार आपको दोबारा से बता दिया। तो इज दैट क्लियर? यस मैम। अब एक आधे बच्चे के चैट बॉक्स में कह रही थी कि मैम वी हैव टू गो फॉर द ऑर्गेनिक वन। ऑब्वियसली आई विल गो टू द ऑर्गेनिक वन, बट बेटा जो आपके सेपरेशन है ना केमिस्ट्री में, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में, उसमें से आपके 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनको फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक या जर्नल केमिस्ट्री बोला जाता है, जिसमें एक केमिकल बॉन्डिंग है। सिस्टम से चला जाए तो सबसे पहले चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया जाता है और उसके बाद पढ़ाया जाता है पेरियोडिसिटी। अब मैंने चलो आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा दिया टू क्रिएट द मोर इंटरेस्ट, कि चलो आपको थोड़ा बहुत आता भी था पहले। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर इज अ चैप्टर जो आपके पास एटम की फाउंडेशन रखेगा। बॉन्डिंग और एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद हम ऑर्गेनिक पे चलेंगे, बिकॉज अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर या बॉन्डिंग का बहुत ज्यादा पता नहीं होता है ना, तो फिर ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट नहीं अच्छे से बनेगा। ठीक है, उसके बाद डेफिनेटली आई विल गो टू द GOC क्वेश्चन 11 में। तो इज दैट क्लियर बेटा? एंड आई विल ट्राई टू वाइंड अप दिस चैप्टर ऑफ योर एटॉमिक स्ट्रक्चर फास्ट। ये फर्स्ट चैप्टर था बॉन्डिंग, तो आपके बहुत ज्यादा लेक्चर लग गए, अदरवाइज नेक्स्ट चैप्टर में इतना टाइम नहीं लगेगा। तो इज इट ओके? Okay then. So I think we should use a next slide. तो रिगार्डिंग द एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर, इस चैप्टर में बहुत कुछ है सीखने को, और केमिकल बॉन्डिंग से आपको थोड़ा सा ये आसान भी लगेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में सबसे पहले ना एटम की कंपोजिशन के बारे में बताया हुआ है कि एटम की कंपोजिशन है क्या। एटम की कंपोजिशन को जानने से भी पहले हम थोड़ा सा एटम के बारे में ही जान लेते हैं। So regarding the atom, what is the atom? It is the smallest indivisible particle of the matter. Yes or no? Yes, ma'am. It is the smallest indivisible particle of the matter that take part in the chemical combination. That takes part in the chemical combination. क्या ये जो बात मैंने बोर्ड पे लिखी है ये 100% ट्रू है? 100% क्या ये आपको ट्रू लगती है? मैंने लिखा है एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ द मैटर दैट टेक्स पार्ट इन द केमिकल कॉम्बिनेशन। ये डेफिनेशन दी थी डाल्टन ने, जब उसने दी थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जब आप पढ़ते थे बहुत, मेरे ख्याल से 10th से भी पहले आ जाता है, ये 9th में पढ़ा होगा, ये उससे भी पहले पढ़ा होगा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऐसा है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के भी मैं एक दो बातें आपको बता देती हूँ। डाल्टन ने कहा कि जैसे हम एक हाउस देखते हैं या एक वॉल देखते हैं, तो उसमें सबसे छोटा जो यूज करते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट, वो ब्रिक को यूज करते हैं, ईंट को यूज करते हैं। उसने कहा ये छोटा सबसे छोटा पैटर्न है जिसको हम, यहाँ पे हम वॉल बनाने में यूज करते हैं ब्रिक को, यहाँ पे हम कंपाउंड या मॉलिक्यूल में यूज कर रहे हैं एटम को। वो बड़ा छोटे से छोटा पार्टिकल जो कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज एटम। और भी बातें कही डाल्टन ने, ये तो पहली बात कही डाल्टन ने। फिर उसके बाद डाल्टन ने ये कहा कि जो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, they are identical in all respect, they are
identical in all respects, that is shape, sizes, etc. And the different elements are different. Different elements are different. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक एलिमेंट के सारे एटम को देखा जाए, जैसे कार्बन के सारे एलिमेंट, कार्बन एलिमेंट के सारे एटम्स एक जैसे होंगे, पर कार्बन के एटम्स नाइट्रोजन के एटम से डिफरेंट होंगे। तीसरी बात इसने ये कही कि जो आपके ये हैं एलिमेंट्स हैं, ये होल नंबर रेशो में कंबाइन करते हैं एटम्स। होल नंबर रेशो में कॉम्बिनेशन होता है, रेशो में कॉम्बिनेशन होता है। बातें तो और भी बहुत थी, मैंने आपको मेन 3 लिख दी। ठीक है, ये बातें कही इसने डाल्टन ने। अब आप बताओ कि टिल डेट जितनी आपको नॉलेज है, मैंने सिर्फ 3 बातें लिखी हैं जो आपको इस चैप्टर में बहुत यूज होंगी। आई हैव नॉट रिटन द इंटायर थ्योरी, क्योंकि ये थ्योरी अब हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ इसकी बैकग्राउंड लेनी थी, तो मैंने लिख दिया। अब आप मुझे बताओ क्या ये ट्रू है? नहीं। No, ma'am. क्या एटम्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं? लिमिटेशंस देखना जरा थ्योरी की। limitations of the Dalton's atomic theory। देखो, एटम है डिविजिबल, नॉट इनडिविजिबल। क्योंकि अगर एटम इनडिविजिबल है तो उसमें से फिर इलेक्ट्रॉन बाहर जाके रिएक्शन कैसे करता है? बात समझ रहे हो या नहीं? एटम है डिविजिबल। और दूसरी बात उसने बोला एटम है स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल। अब एटम में एग्जिस्ट करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आज का टॉपिक भी है। सब एटॉमिक पार्टिकल, सब का मतलब होता है स्मॉल एटम के पार्टिकल। अब सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान ले लो। सब एटॉमिक पार्टिकल में देखो इलेक्ट्रॉन आता है, प्रोटॉन आता है और न्यूट्रॉन आता है। अब कईयों को ये सिंबल के बारे में थोड़ा सा नॉलेज नहीं होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल मैंने लिखा है, ये मैंने प्रोटॉन का सिंबल लिखा है, और प्रोटॉन को कभी कभी ना H+ भी लिखा जाता है, और ये मैंने न्यूट्रॉन का सिंबल लिखा है। ठीक है, तो ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, और इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, नॉट द एटम। इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। और जिन बच्चों को थोड़ी बहुत न्यूक्लियर केमिस्ट्री की नॉलेज है, वो ये भी मेरी बात समझ रहे होंगे कि नॉट ओनली द इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, समटाइम द न्यूक्लियस आल्सो। यस और नो? यस मैम। वगैरह वाले में, फिशन फ्यूजन में तो न्यूक्लियस का रिएक्शन होता है ना। ठीक है, प्रोटॉन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही है, समटाइम न्यूक्लियस आल्सो। तो यानी कि पहला पॉइंट उसका बिल्कुल गलत था कि स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ द मैटर जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है एटम है। ठीक है, तो पहला पॉइंट कंडेम हो गया। दूसरा पॉइंट, आप लोगों ने एक वर्ड सीखा होगा जिसे बोलते हैं आइसोटॉप्स। Yes, ma'am. Isotopes are atoms of the same element. These are atoms of the same element having Same atomic number and different mass number. But different atomic mass. same atomic number, different atomic mass। अब उसने सेकंड पॉइंट ये बोला था कि एक एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होंगे, पर ऐसा तो नहीं है। हाइड्रोजन तो एक ही एलिमेंट है। अब हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटॉप हैं, जिसका नाम हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम या ट्रिशियम है, ये तीनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। अगर मैं हैवी वाटर की बात बोलूं तो तुम मुझे D2O बोल दोगे, ठीक है ना। रेडियो एक्टिविटी की बात करूं तो तुम मुझे ट्रिशियम बोल दोगे। तो हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम, ट्रिशियम एक ही एलिमेंट के 3 हैं आइसोटॉप्स, जिनकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं? अलग अलग है। सेकेंड पॉइंट भी कंडेम हो गया। थर्ड पॉइंट, तुमने एक वर्ड और सुना होगा जिसको आइसोबार्स पढ़ते हैं। Yes, ma'am.
Yes, ma'am. क्या होता है? These are the, हाँ बोलो बोलो बोलो। Same atomic mass but different atomic number. मतलब कहने की बात है, these are the atoms of the different elements, है ना? Yes, ma'am. जिसमें सेम क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। आप ही तो बोल रहे हो, सेम होता है एटॉमिक मास और डिफरेंट होता है एटॉमिक नंबर। तो अगर एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट है ये, लेट अस सपोज कि ये हैं आपके आर्गन पोटाशियम की बात मैं कर लेती हूँ, हम इसको लिखते तो 19-20 है, ठीक है। अब अप्रोक्सीमेटली अगर इनके मास से सेम है तो डिफरेंट एलिमेंट है, ठीक है। और या कुछ भी, कोई भी और कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो जिसमें डिफरेंट एलिमेंट हो तो उनमें सारी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होनी चाहिए। बट ये किसी किसी में जो आपके आइसोबार्स हैं वो सेम प्रॉपर्टीज भी रखते हैं, ठीक है। 39 और 40 वाला कॉम्बिनेशन, कैल्शियम 40 और ये हो गया 20 40 19 39 पॉइंट कुछ है और ये 20 40 है, 20 40 है, 39 पॉइंट कुछ है। चलो एनी हाउ जो भी आइसोबार हो, तो ये भी बात अलग होगी, ये डिफरेंट है एलिमेंट के बट तब भी सेम कुछ प्रॉपर्टीज रखते हैं, तो इसका ये पॉइंट भी गलत हो गया। फोर्थ पॉइंट जो उसने बोला था कि होल नंबर रेशो में कंबाइन करते हैं, तो आप तो मेडिकल वाले स्टूडेंट हो तो आपने कभी प्रोटीन्स के बारे में सुना होगा, कभी आपने Yes, बायोमोलिक्यूल्स में स्टार्च के बारे में पढ़ा होगा। yes, ma'am. तो ये जो आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये अब प्रोटीन स्टार्च एक्चुअली में तो स्मॉलर यूनिट से ही बनते हैं, है ना। अल्फा अमीनो एसिड से बनता है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना, सैकराइड से बनता है। तो ये बायोमोलिक्यूल्स में जब फॉर्मेशन होता है ना, तो ऑलवेज होल नंबर कॉम्बिनेशन नहीं होता, ऑलवेज होल नंबर रेशो में कंबाइन करें, आपके होल नंबर रेशो combination won't take place, won't takes place। तो कहने का ये मीनिंग हुआ कि बेसिकली इसके जो बातें डाल्टन ने एटॉमिक के एटम के बारे में बताई थी, यहाँ पे कई बार फ्रैक्शनल कॉम्बिनेशन भी हो जाते हैं, तो जो बातें इसने डाल्टन ने बताई थी ये 100% वैलिड नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत सारी डिस्कवरीज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बहुत सारी डिस्कवरीज आप लोग जानते भी होंगे जिन्होंने एटम को एटम की डेवलपमेंट की थियरीज हैं, जो मतलब एटॉमिक पार्टिकल्स के डेवलपमेंट की थियरीज हैं। ये लिखा देखो अभी तक किताबों में डाल्टन का नाम होता है, बट ऋषि कन्नड़ थे इंडियन जिन्होंने डाल्टन से भी पहले बता दिया था एटम के बारे में, ठीक है। बट पढ़ाते सबसे पहले डाल्टन की थियरी है। अब यहाँ पे ना कुछ डिस्कवरी पोर्शन है, देखो वैसे तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है, नीट में नहीं है, मैं पहले ही बोल रही हूँ, बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द चैप्टर आई विल गिव यू द सम ऑफ द रिव्यू। जितना इसमें से पोर्शन आता है, देखो नीट वाले पेपर में डिस्कवरी वाले पोर्शन में साइंटिस्ट का नाम फिर भी पूछ लेता है, और जेई में तो ये बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता। थोड़ा बहुत मैं वैसे आपको बता देती हूँ, ठीक है। वैसे ये 9th का सिलेबस है, 9th भी पढ़ा है, ठीक है बेटा। अच्छा चलो, अब ये तो हमने पढ़ लिया कि डाल्टन का काम तो हो गया खत्म, डाल्टन की तो जो थ्योरी हम लोअर क्लासेस में पढ़ के आए थे वो तो काम नहीं कर रही है। तो अब इस चैप्टर में कैसे कैसे पढ़ेंगे, तो सबसे पहले तो आती है डिस्कवरी ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये पता कैसे लगा कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल्स नहीं है, इसके अंदर भी कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, उनको कैसे डिस्कवर किया गया, क्या क्या फाउंडेशन रहा, थोड़ा बहुत, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, पहले तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स बेसिकली तो 3 गिने गए, बट इस पे भी आगे डिबेट है। कितने बच्चे हैं जिन्होंने क्वार्क के बारे में सुना हुआ है? चलो 12th में बच्चों ने मोस्टली सुना होता है, आपकी क्लास में तो मुझे नहीं लगता किसी ने सुना हुआ है। नोबडी? चलो ऐसी कोई बात नहीं है, आज सुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की बात तो हम करते हैं, ठीक है। अब एडवांसमेंट इतनी ज्यादा हो चुकी है इसमें
कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पे क्वांटाइजेशन से चार्ज माइनस ऑफ ई माना जाए, तो क्वांटाइजेशन क्या होती है, इसका क्या मतलब है, वो आगे जाके मैं लूंगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस ई माना जाए, जो कि सबसे छोटा नेगेटिव चार्ज जो कोई स्पीशीज एक्वायर कर सकती है वो है, मतलब उसके आगे कोई भी स्पीशीज नेगेटिवली चार्ज है तो इसका होल नंबर मल्टीपल चार्ज ही उस पे होगा नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n। तो वो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन या एक माइनस ई को भी तो आप -1/3 E -1/3 E -1/3 E में तोड़ सकते हो कि नहीं तोड़ सकते हो? बताओ। Yes. तोड़ तो सकते हैं, इन तीनों को प्लस करोगे तो -E तो आंसर आएगा। Yes, ma'am. ठीक है, अब एक -1/3 को भी तो -1/6 -1/6 में तोड़ सकते हो। एक -1/6 को भी तो -1/12 -1/12 में तोड़ सकते हो। एक -1/12 को भी तो -1/24 -1/24 में तोड़ सकते हो। अब इस चीज का कोई एंड है? बताओ। ओ मैम। तो इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल है, एटम का सबसे छोटा पार्टिकल है, बट अब बात क्वार्क की भी की जाने लगी है। 3 क्वार्क जिनकी नेगेटिव चार्ज -1/3 -1/3 -1/3 है, ये मिलके एक इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। बट हम इलेक्ट्रॉन को सबसे छोटा पार्टिकल मानते हैं, क्वार्क को नहीं मानते। क्वार्क को सब एटॉमिक पार्टिकल क्यों नहीं मानते? पार्टिकल तो छोटे से छोटा कोई भी एग्जिस्ट कर सकता है, इसका कोई अंत ही नहीं है। मैंने -21/24 तक तो पहुंचा दिया, आप जहां मर्जी तक पहुंचा दो, ये थोड़ा ना खत्म होना है। हाफ ऑफ एवरीथिंग इज पॉसिबल, ये स्टेटमेंट मैं जरूर देती हूँ यहाँ पे, इसको समझो। किसी का भी हाफ हो सकता है, तो इसका मतलब है एंड कहीं भी नहीं है, छोटे से छोटा भी पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा। बट जो एटम के अंदर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, वो इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस इलेक्ट्रॉन की है, क्वार्क की नहीं है। चाहे 3 क्वार्क मिलके, 4 क्वार्क मिलके, कुछ भी, कितने भी पार्टिकल्स, कितने भी मिलके कुछ बनाए, बट इंडिपेंडेंटली जो दिखाई देता है, वैसे तो हमें इलेक्ट्रॉन भी अभी नहीं दिखाई दिया है, बस उसकी हमारे पास प्रूफ है उसकी एग्जिस्टेंस के, उसकी एनर्जी डाटा के, व्हाटएवर वी विल स्टडी इन द चैप्टर इन लेटर ऑन। तो इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस सिर्फ इलेक्ट्रॉन की है। इट इज अ इलेक्ट्रॉन दैट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। क्वार्क या कोई भी इससे छोटा पार्टिकल कंबाइंड फॉर्म में रहेगा। कंबाइंड फॉर्म में रहेगा, इस बात की इंटेंसिटी को समझते हो ना? मतलब चाहे क्वार्क होगा, पर वो 3 मिक्स होके इलेक्ट्रॉन बना देंगे, वो इंडिपेंडेंटली एटम से बाहर निकल के रिएक्शन नहीं करेगा, वो कंबाइंड फॉर्म में रहेगा। इसलिए चाहे कितने से कितने भी छोटे पार्टिकल्स अल्टीमेटली निकल आए, हम तब तक उनको सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं बोलेंगे जब तक उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती, जब तक वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इस बेस पे चाहे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कितने भी हो, कोई मुझे एंटी न्यूट्रिनो बोल दे, कोई मुझे एंटी प्रोटॉन बोल दे, वो एंटी की अलग दुनिया है, ठीक है। या इससे भी छोटे पार्टिकल्स बता दे कि मैम ये हो चुका है, ये है, डिस्कवरी जितनी मर्जी एंड तक पहुंच जाए, बट अभी तक टिल नाउ जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करता है, जिसकी मतलब जिसकी जो एग्जिस्टेंस है उसके प्रूफ है हमारे पास, उसका एनर्जी रिकॉर्ड है, वो ये 3 ही पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अदरवाइज पार्टिकल्स का अंत नहीं। आउटर स्पेस में, जिसको कॉस्मिक वर्ल्ड बोलते हो, कॉस्मिक स्पेस बोलते हो, वहां पे बहुत पार्टिकल्स। थोड़ा सा ग्राउंड बैठा दिमाग में कि क्या बातें कर रहे हैं हम? यस मैम। Yes, ma'am. तो इसलिए जो डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल है, वी विल रिस्ट्रिक्ट आवर डिस्कवरी टू ओनली द 3 particles. And what are these 3 particles? I have already written. Electron. One is called as electron, न्यूट्रॉन। and the third is called as a neutron. जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी जे थॉमसन ने, ठीक है। दिस इज अ साइंटिस्ट जिसको थ्योरी का क्रेडिट जाता है। प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी ई गोल्डस्टेन ने। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी जेम्स चैडविक, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम।
कई किताबें इसे -1.602 भी लिखती हैं, पर मैंने राउंड ऑफ करके इसको लिख दिया है -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और इसको स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज बोला जाता है। ये 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। इस किसी पे भी नेगेटिव चार्ज होगा किसी भी एटम पे, तो वो इस नेगेटिव चार्ज का मल्टीपल होगा, इससे ज्यादा कभी इसका कम कभी नहीं फ्रैक्शन हो सकता, होल नंबर में होगा हमेशा। तो n इंटू ई होगा, जिसमें n की वैल्यू होल नंबर में जाएगी। ई गोल्डस्टीन ने जो प्रोटॉन का चार्ज है वो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। बिल्कुल इसको यही समझो कि प्रोटॉन पे एग्जैक्टली अपोजिट चार्ज प्रेजेंट है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इसका नाम न्यूट्रॉन है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके और इनके अगर मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन का मास होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन का मास होता है मास तो कभी माइनस में नहीं होगा, 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो आपको शायद आइडिया हो गया होगा कि सबसे लाइट पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन है, 10⁻31 सबसे कम होगा ना। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बट फिर भी मैं ये बोलूंगी कि न्यूट्रॉन हैवीएस्ट पार्टिकल है, क्योंकि 1.675 है और ये 1.672 है। ठीक है, तो ये तो होगा इसका डाटा जो आपको कभी कोई देगा नहीं। मतलब ये मास जब कोई न्यूमेरिकल आएगा तो इलेक्ट्रॉन का मास एग्जाम में देखो दे भी सकता है एग्जामिनर, नहीं भी, बट हम ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि हमारे बच्चों को आता है। ठीक है, अगर उसने कहीं पे यूज करना नहीं भी दिया हुआ। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. थोड़ा सा हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पे हल्का फुल्का डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आएंगे मॉडल पे। अब जैसे आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, जे थॉमसन ने ना एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको बोलते थे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज Tube experiment. थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो जे थॉमसन की डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से पहले भी फ्रैंकफिन नाम का एक साइंटिस्ट था। मतलब बहुत थियरीज हैं भाई, इसके साथ बहुत सारी बातें लिंक्ड है, बट इतना टाइम हमारे पास नहीं है, तो जो बहुत डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है उसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। जे थॉमसन ने डिस्चार्ज ट्यूब, इट इज जस्ट लाइक अ ट्यूब जो आपके घरों में होती है। ठीक है, एक कांच की ट्यूब थी इस तरह से, वो कांच की ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड लगाए उसने। इलेक्ट्रोड लगा के एनोड कैथोड, मतलब ये वो बैटरी लगा दी यहाँ पे। ठीक है, 1 वे की लगा दी। और ये तो बाकी इसमें एक वैक्यूम पंप दिया हुआ था। वैक्यूम पंप क्या होता है ना, प्रेशर एक्सर्ट एडजस्ट करने के लिए होता है। इसको आप ऊपर कर दोगे, मतलब टाइट कर दोगे, तो फिर प्रेशर कम हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं, इसको वैक्यूम पंप बोलते हैं। तो उसने अपनी डिस्कवरी में क्या किया कि कुछ इनिशियल प्रेशर लिया, लेट से भी 1 atm उसने प्रेशर ले लिया, प्रेशर पहले। और एनी ऑफ द गैस, देखो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं पर इंपॉर्टेंट है, कोई भी गैस उसने इसमें फिल कर दी। जब उसने 1 atm पे कोई भी गैस इसमें फिल कर दी तो कुछ भी नहीं हुआ, मतलब ये जैसे ट्यूब थी वैसे ही रही। उसने क्या किया, 100 गुना प्रेशर कम कर दिया, पहले से 10⁻⁻2 कर दिया, तो उसे दिखाई दी लाइट, मतलब रेज। यहाँ पे चार्ज कैसे कंफर्म होगा, जो पोल ऑफ बैटरी से जिस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया हुआ है वो उस पे चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव पोल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया है तो इस पे आ जाएगा कैथोड, ये नेगेटिव है। ये पॉजिटिव पोल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया है तो ये आ जाएगा एनोड, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो क्या हुआ कि रेज उसको दिखाई दी, रेज स्टार्ट ट्रेवलिंग। अब यहाँ पे ना 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हैं। देखो पहली बात तो ये गैस को उसने चेंज भी करके देखा, पोटेंशियल उसने 10,000 वोल्ट रखा था, इतना पोटेंशियल रखा था, ये पोटेंशियल है ना यहाँ पे। फिर उसने कुछ और कम कर दिया, यानी कि 10,000 गुना कम, यानी कि 10⁻⁻4 कर दिया। तो 10⁻⁻4 पे रेज डिसअपीयर हो गई, यहाँ पे रेज आई, यहाँ पे नथिंग, और यहाँ पे रेज डिसअपीयर हो गई। ये कोई नहीं पूछेगा आपसे, बस एक जर्नल है कहानी कि पता होना चाहिए क्या होता है। रेज डिसअपीयर हो गई और ग्लो एट द एनोड प्रोड्यूस हो गया।
ग्लो एट द एनोड प्रोड्यूस हो गया, तो इसका ये मतलब हुआ कि एनोड वाले टर्मिनल पे लाइट आ रही है और बाकी ये बिल्कुल ऐसे समझ लो ना, जब कभी वोल्टेज बहुत ज्यादा आ जाए, आपकी ट्यूब खराब होने वाली है, तो एक साइड से रेड सी नहीं हो जाती है जहाँ पे दो लास्ट वाले टर्मिनल्स होते हैं, तो ये ग्लो प्रोड्यूस हो गया। ठीक है जी। तो इसको एक्सप्लेन कैसे किया उसने? पहली बात तो देखो, इसकी ऑब्जर्वेशन को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? जब तो प्रेशर डिक्रीज किया, प्रेशर डिक्रीज करने से गैस ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की, यानी कि गैसेस स्टार्ट कंडक्टिंग एट लो प्रेशर। गैसेस स्टार्ट कंडक्टिंग एट लो प्रेशर। लो प्रेशर पे गैसेस कंडक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। प्रेशर और कम किया, और ज्यादा कंडक्ट हुई। ये आपको जो लग रहा है ना रेज डिसअपीयर हुई, क्या हुआ होगा? जब प्रेशर और कम किया तो इतनी ज्यादा कंडक्ट करी कि वो फटाफट से वहां पे जाके स्ट्राइक कर गए आपके, और वहां पे ग्लो आ गया। दूसरी बात, जो आपकी रेस थी, क्योंकि कैथोड से निकली है ना, तो इन रेस का नाम भी क्या रख दिया गया? कैथोड रेस। तो कैथोड रेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। दूसरी बात, डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस। तो ये दो बातें निकल के सामने आई में। कोई भी गैस ले लो, हर बार यही हुआ, बस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो सकता था, और बाकी सारी गैसेस कम प्रेशर करने पे ज्यादा कंडक्ट कर रही थी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन उसने क्या थी? अब देखो, मान लो उसने हाइड्रोजन गैस दी, तो जो पोटेंशियल अप्लाई कर रहा है, तो बेसिकली पोटेंशियल क्या कर रहा है? एनर्जी दे रहा है उसको। तो सबसे पहले जो हाइड्रोजन गैस में H2 के मॉलिक्यूल थे, वो ब्रेकअप हुए होंगे कुछ ऐसे। चलो इसको एरो के ऊपर नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि इनको कुछ एनर्जी मिली होगी, जिस एनर्जी को बोलते हैं डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन एनर्जी मिली तो ये ऐसे बन गए। ठीक है। अगर इनमें से कोई एक H को पकड़ लिया जाए, या इसको भी हाफ कर दो, तो फिर एक आ जाएगा, फिर इक्वेशन अपनी सेटल हो जाएगी। ठीक है ना? पहले तो ब्रेक कर दिया गया। अगर पूरे को तोड़ने के लिए D एनर्जी लगती है, हाफ को तोड़ने के लिए D/2 लगेगा। तो ये एटम में बदले होंगे, पहले हाइड्रोजन के एटम अलग हुए होंगे। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ होगा? इसको और एनर्जी मिली होगी, जिसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया होगा। अगर मैंने यही किया होगा कोई और गैस में, लाइक मैंने हीलियम गैस ले ली, अब He2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है ना? इसमें कुछ वीक फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शंस होती हैं, ये फोर्सेस वीक हैं। ठीक है। तो इसमें कुछ कम एनर्जी लगी होगी, तो ये भी पहले एटम में बदला होगा, और इसमें ये वाली एनर्जी ज्यादा लगी होगी। ठीक है। तो इसने भी इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। तो ये तो बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। डिफिकल्ट है या नहीं? आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। कोई भी गैस की बात कर लो, ऑक्सीजन हुआ होगा, अगर ऑक्सीजन के केस में भी एनर्जी लगी होगी, O में बदला होगा, इसमें से O+ बनाया, ये भी कुछ डिफिकल्ट प्रोसेस है। अब आप देखो कि अल्टीमेटली ये कहानियां तो सब अलग अलग हैं। H को इसमें तोड़ना इजी है, ये भी डिफिकल्ट है, ये भी डिफिकल्ट है, या ये कह लो कि ये मोस्ट डिफिकल्ट है ना? नोबल गैस में से तो इलेक्ट्रॉन निकालने और मुश्किल है। यस मैम। तो पहली बात है कि इनमें सब में डिफरेंट एनर्जी लगी होगी, है ना? तो डिफरेंट एनर्जी के लिए डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल आया होगा। जो बैटरी की पावर है, एक बल्ब को चलाने के लिए या एक कोई बड़े इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए अलग अलग चाहिए होगी ना वोल्टेज। पावर आप मान लो कि उसमें अगर और कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो उसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए और उसके लिए कम एनर्जी चाहिए, इतना तो समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल इसमें लगा होगा, पर एक चीज जो सब में कॉमन है, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। अब कैथोड रेस की डिस्कवरी ही एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है। तो कैथोड रेस के बारे में जे थॉमसन ने बोला कि कैथोड रेज आर द स्ट्रीम्स ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेज आर द स्ट्रीम्स ऑफ द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। तेज मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम को, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम को कैथोड रेस कहते हैं। ठीक है। इन ऑल द गैसेस, some
फंडामेंटल, फंडामेंटल यानी कि जो सब में है ना, इन ऑल द गैसेस सम फंडामेंटल atomic particle, atomic particle which is electron that conduct, ये बहुत कॉमन लैंग्वेज में लिखा है, इजी लैंग्वेज में लिखा है, which is electron that conduct। इसीलिए आपने एक पॉइंट देखा कि कैथोड रेस नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती। गैस कोई भी लो, उसमें पोटेंशियल चाहे अलग अलग लगे, पर उसमें क्या सेम है, इलेक्ट्रॉन। का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स आर द बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द गैसेस, या स्पेशली एटम्स, बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द गैसेस, है ना? यस मैम। बेटा मतलब सारी गैसेस में कॉमन थिंग क्या थी, इलेक्ट्रॉन था, उसने कंडक्ट किया। तो ये कैथोड रेस की जो उसने डिस्कवरी करी थी, या कैथोड रेस के बारे में जो बात करी थी, दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाकी उसने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट किए थे जो मैं नहीं कराऊंगी। जैसे एक बेटा व्हील रख दिया उसके आगे, वो व्हील घूमने लग गया, तो इसका मतलब इसमें मैकेनिकल एनर्जी भी थी। फिर उसने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ चलेगी, तो पता लगा इसमें नेगेटिव है। ठीक है, हीट मेटल रख दी, वो हीट हो गई। ठीक है, फ्लोरेसेंस इफेक्ट आ गया, दिस एंड दैट, ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, पेनिट्रेशन पावर वगैरह वगैरह, आयनाइजेशन पावर, ये सारी इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी है। तो ये काम हुआ था जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। ई गोल्डस्टीन ने इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो जब उसने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन करी ना, तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में उसने सारा एक्सपेरिमेंट रिपीट कर दिया, और उसने वहां पे ले लिया परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड का क्या मतलब होता है, ये आ गया आपका कैथोड, ये आ गया आपका एनोड। तो जो गोल्डस्टीन था उसने परफोरेटेड कैथोड ले लिया। परफोरेटेड कैथोड को सिंपल लैंग्वेज में लिखो तो कैथोड विद होल्स, है ना, विद होल्स, जिसमें थोड़ी स्पेस थी, उसमें ऐसे पर्च कर दिया उसको। तो जब सारा एक्सपेरिमेंट रिपीट कर दिया, तो जब गैस कोई ली, तो उसमें ना ग्लो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आया। अब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आया, और यहाँ पे एनोड थी, तो इन रेस का नाम रख दिया गया एनोड रेस। जो आपकी एनोड रेस थी, एनोड रेस में दो बातें थी। पहली बात तो अपोजिट चार्ज था, है ना, और वो कहां से कहां तक जा रही थी, नेगेटिव चार्ज जिससे पॉजिटिव चार्ज था। और दूसरी बात थी, प्लीज बी ऑन म्यूट, प्लीज बी ऑन म्यूट, कि एनोड रेस डिपेंड्स अपॉन चार्ज। देखो बेटा, मुझे ना बार बार नहीं ये लगता है, अगर सभी को म्यूट कर देंगे तो जिस बच्चे ने पढ़ना है, जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछना है, उसको फिर मुझे सेपरेटली अनम्यूट करना पड़ेगा। दैट विल टेक अ लॉट्स ऑफ टाइम, और वो आपका ही टाइम वेस्ट होगा। दैट्स व्हाई इंस्टेड ऑफ कीपिंग ऑल ऑफ यू म्यूट, आई विल कीप यू अनम्यूट थ्रू आउट द क्लास, ताकि आपको कभी भी कम्युनिकेट करना है मेरे साथ तो कर पाओ। तो प्लीज डोंट मेक अवेल ऑफ दिस चांस इन द नेगेटिव सेंस। ठीक है, पॉजिटिवली यूज करो इस अपॉर्चुनिटी को। नहीं तो कर तो मैं भी तुम सबको म्यूट पे सकती हूँ, और मैं चुप करके बोल के पढ़ा के अपना काम खत्म। ऐसा नहीं होता ना बच्चा, तुम्हें समझ आना चाहिए साथ। मैम प्रीवियस स्लाइड दिखाना। हाँ रुको। तो एनोड रेस क्या है ना, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जबकि कैथोड डिपेंड नहीं करी थी नेचर ऑफ द गैस पे। तो एनोड रेस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस taken in the discharge tube, taken in the discharge tube। अब ये ऐसा क्यों हो गया, what is the reason behind that? देखो, रीजन इसमें ये था कि आप ये मान के चलो कि जो आपका हाइड्रोजन है, अभी आपने हाइड्रोजन को डिसोसिएट किया था, हाइड्रोजन को डिसोसिएट करके डिसोसिएशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 लगा, H आ गया।
अब H को आपने आयनाइजेशन एनर्जी सप्लाई करी H+ और इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन ने तो क्रिएट कर दिया आपकी कैथोड रेज। अब पॉजिटिव पार्ट, काउंटर पार्ट क्या बचा जो एनोड रेज क्रिएट कर रहा है? आयन H+, यस और नो? Yes, ma'am. Cl2 के केस, Cl2 तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा बड़ा, हम ले लेते हैं ऑक्सीजन ही ले लो, ठीक है। ऑक्सीजन के केस में सारा प्रोसेस अगर रिपीट किया तो ऑक्सीजन में भी बेसिक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो सेम था, इलेक्ट्रॉन, पर इलेक्ट्रॉन ने तो क्या कंस्टिट्यूट कर दी? कैथोड रेज, इसलिए कैथोड रेज तो सारी सेम आई, गैस पे डिपेंड ही नहीं कर रही। पर यहाँ पे आयन कौन सा है? आयन O+। अब तुम मुझे बताओ कि H+ में के भागने की स्पीड और O+ के भागने की स्पीड सेम आएगी? तो जो इसलिए नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि वो हैं एक्चुअली दे आर कंडक्टेंस ऑफ मेटल आयन। या कंडक्टेंस थोड़ा हैवी वर्ड हो गया तुम्हारे लिए, अभी तुमने पढ़ा नहीं होगा, मूवमेंट लिखो बस तुम। तो दिस इज द मूवमेंट ऑफ द आयन, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद बाकी, रेजिडुअल का मतलब क्या होता है? बाकी जो बचा, तो जो इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद बाकी पोर्शन बचा ना, वो जब मूव करता है दैट इज कॉल्ड एज अ मेटल आयन, मेटल, नॉन मेटल, व्हाटएवर, ये कंडक्ट करता। और ये डिफरेंट है, इसलिए एनोड रेज भी अलग अलग आई, अलग अलग उनकी नेचर आई जब आपने उसको किया डिफरेंट डिफरेंट गैस को यूज। Yes, ma'am. अब कई बच्चे ये बोलते हैं कि एनोड रेज आर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। एनोड रेज, देखो कैथोड रेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये 100% ट्रू है, क्योंकि कैथोड रेज में ट्रेवल करने वाली चीज इलेक्ट्रॉन ही है। बट एनोड रेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ये सही है? No, ma'am. क्यों नो मैम? अभी तो पीछे करके आए हो, देखो ये प्रोटॉन नहीं है तुम्हारा। Yes, ma'am. फिर एनोड रेज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन होता है, पर तब जब गैस कौन सी लो? हाइड्रोजन। अगर आपने डिस्चार्ज ट्यूब में गैस ऑक्सीजन ले ली तब थोड़ा ना फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी है, तब No, तो ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. इसलिए ये कैथोड और एनोड रेज में डिफरेंस है। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन H2 गैस इज यूज्ड। अब समझ में आई कहानी, क्यों एनोड रेज नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है और कैथोड रेज नहीं डिपेंड करती है? तो बेसिकली एटम ही तो चार्ज में स्प्लिट अप हुआ ना, एक उधर को भागा एक उधर को भागा। पहले वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा था? कि उसे उधर जाने के लिए रास्ता नहीं था, एक ही लाइट दिखाई दे रही थी आपको उधर जाती हुई। तो ये दो की डिस्कवरी है। अब जो आपका तीसरा पार्टिकल है ना, ये 1 2 3 करके डिस्कवर नहीं हुए थे, ये दो ही पार्टिकल डिस्कवर हुए थे, क्योंकि और इसका फाउंडेशन जे थॉमसन था। इसलिए पहले ये माना गया था कि दो, देखो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो एक्सीडेंटल है, मतलब पहले कुछ ऐसा किसी को नहीं पता था कि न्यूट्रॉन भी कुछ होता है। तो दो ही पार्टिकल थे, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन बोला, फिर उसकी टीम में गोल्डस्टीन ने लग के प्रोटॉन की बात की। तो उसके बाद उन्होंने दिया इनको अरेंज करने के लिए मॉडल। तो सबसे पहला मॉडल दे दिया था जे थॉमसन ने बिना प्रोटॉन के। मैं पहले ही बोल रही हूँ, जे थॉमसन्स मॉडल। जे थॉमसन के मॉडल में कुछ भी पॉइंट्स नहीं है, कुछ कैलकुलेशन नहीं है, बस उसने 2-3 बातें बोली। पहला उसने बोला कि एटम इज स्फेरिकल। अब सफियर और सर्कल में तो इस लेवल पे सब बच्चे डिफरेंट समझते हैं। स्फेरिकल मींस जैसे उसके अंदर कुछ है ना, एम्प्टी नहीं है, नॉट 2D पिक्चर, 3D पिक्चर। उसके बाद उसने बोला कि एटम इज न्यूट्रल। न्यूट्रल कब होगा भाई? जब उसमें अमाउंट ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव बराबर होंगे। अब अमाउंट ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होंगे। तो उसने बोला इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, इनसाइड द एटम। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब एक ऐसा स्फीयर मान लो हाइपोथेटिकल सा, उसमें पहले तो प्रोटॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बीच में इलेक्ट्रॉन्स है,
दोनों ही लिख लो, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रोटॉन है, बीच में कहाँ है, इलेक्ट्रॉन है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैंसिल आउट होते हैं, तो इस तरह से। लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर, ऐसा कुछ करके बीच में है। अब इसको ना उसने नाम दे दिया वाटरमेलन मॉडल। अब वाटरमेलन में क्या होता है, आप रेड पोर्शन देखते हो और बीच में ब्लैक ब्लैक भी है ना, थ्रू आउट रेड है और उसके बीच में ब्लैक ब्लैक है। इसको प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ वाटरमेलन मॉडल और द प्लम पुडिंग मॉडल। पुडिंग मान लो आप हिंदी की लैंग्वेज में आप मान लो खीर या कस्टर्ड विद सम ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल द थिंग्स इन इट। प्लम या प्लम वाली पुडिंग ले लो, प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, तो उसमें भी देखो खीर भी ले लोगे या कस्टर्ड भी ले लोगे तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड राइसेस हैं, राइस है और उसके बाद उसमें ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल। और उसने ये बात बोली, अब देखो ड्राई फ्रूट और चावल की क्वांटिटी तो नहीं बराबर होती है ना, तो पुडिंग एक थोड़ा यूनिफॉर्म सा है और उसमें भी सीड्स और रेड वाला पोर्शन बराबर नहीं होता, बट किस हिसाब से उसने बोल दिया, चलो इट लुक्स लाइक दैट कि अमाउंट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव बराबर है, न्यूट्रल है, तो ऐसे है। पर जे थॉमसन मॉडल कंप्लीटली फेल हो गया था और इसके फेलियर का रीजन था अगला साइंटिस्ट जिसने कुछ बातें इससे पूछी थी। और नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का भी हम थोड़ा काम करेंगे, सबसे ज्यादा काम करेंगे हम बोहर का, क्योंकि हमारा मेन चैप्टर जो स्टार्ट होता है बोहर से स्टार्ट होता है। तो आज मैंने आपको फाउंडेशन तक का बता दिया है, बहुत ज्यादा नहीं लिखा है बिकॉज दैट इज नॉट नेसेसरी। तो जितना मेन चाहिए था तो मैं इस चैप्टर के लिए वो एक ही दिन में बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसका रदरफोर्ड एंड बोहर का मॉडल। तो इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके जी। स्टार्ट। Everybody is not participating. बेटा जैसे CO3O2 नेगेटिव की आप रेजोनेंस बनाते हो, रेजोनेंस बनाने की टेक्निक क्या है? कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन लगा लो, जितने तो नेगेटिव चार्ज है उस ऑक्सीजन के साथ लगेगा सिंगल बॉन्ड, जो विदाउट नेगेटिव चार्ज है उसके साथ लगेगा डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड वाले के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 ये और एक यहाँ से बॉन्ड से।
जब आप इसका रेजोनेंस बनाओगे आपको कुछ नहीं करना है, बस डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर देना। अब एक पोजीशन बच गई है जहां पे डबल बॉन्ड नहीं आया, दैट इज द टॉप। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ द बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स, number of the bonds between the two atoms divided by the total number of atoms. Sorry, total number of the structures. अब कोई भी दो एटम पकड़ लो, सेम ही आंसर आएगा। ये दो पकड़ लो, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड आ रहे हैं इसमें, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, 4 बॉन्ड्स हैं, 4 बॉन्ड्स आ गए, डिवाइडेड बाय स्ट्रक्चर्स 3 है, तो आंसर 1.33 आ गया। बहुत सीधी सी कहानी है, एक बॉन्ड तो सभी में है, बाकी जो डबल वाला बॉन्ड है 3 में डिवाइडेड है, तो 0.3 सबके पास आएगा। तो द आंसर इज 1.33 ए ऑप्शन। तो जिस बच्चे ने चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछा था कि मैम बॉन्ड ऑर्डर क्या रेजोनेंस से निकाल सकते हैं, उसको क्लियर है? Yes, ma'am. स्टार्ट। जिन बच्चों ने कैलकुलेट किया है डेफिनेटली दे हैव गिवन द करेक्ट आंसर। देखो वैसे तो ऑर्गेनिक की सेंस से देखा जाए कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, एंड बट एमओटी के हिसाब से देखा जाए तो C2 का बॉन्ड ऑर्डर ट्वाइस होता है, 2 होता है C2 का बॉन्ड ऑर्डर। तो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन B1। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. You have done the revision of your your entire chapter of the chemical bonding, or you had appeared for the test also. And next thing is कि अभी atomic structure को complete करने के बाद we'll move toward the organic. Yes, ma'am. Okay, beta, this is all for today.